जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 1 अप्रैल की हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं आज के दिन घटी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते चलिए फटाफट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। यानी कि आज 1 अप्रैल है। आज के दिन को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। साथ ही आज के ही दिन 1 अप्रैल सभी को पता है क्या है। तो आज के दिन अप्रैल फूल के दिवस में भी मनाया जाता है। यानी कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल दिवस भी मनाया जाता है। और इसे मनाने की शुरुआत कब हुई? 1582 ईस्वी में हुई। यानी कि 1582 में अप्रैल फूल मनाने की शुरुआत हुई। और ये शुरुआत हुई कहाँ से? फ्रांस से हुई। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे आज की हिस्ट्री के बारे में। आई होप आज के जो हमने हिस्ट्री देखी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और जिसमें अभी तक फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट हो गया है। हाँ फ्रेंड, अभी तक हमने जो है क्लास 6 to 9 हमने कंप्लीट कर लिया। आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी से हमारा क्लास 10th, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने हमारी इन सीरीज को नहीं देखा है, जितनी भी हमने पढ़ाई की है, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से वीडियो को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कराया गया। और इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, पढ़ लें, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। और आप किसी भी फील्ड में होम साइंस से रिलेटेड अपना करियर देख रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी क्लास के लर्नर हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज के साथ जुड़ सकें। और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले तो हम आज पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि हम पूरे क्लास 10th में पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये देखिए हमारी क्लास 10th की बुक है। अब इसमें हम देखते हैं, हमने कुछ ब्रांच जैसे गृह प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट एक ब्रांच है ना टीजीटी पीजीटी में। तो होम प्रबंधन यानी कि गृह प्रबंधन पढ़ेंगे। गृह प्रबंधन में हम पढ़ेंगे क्या क्या, आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे आय व्यय और बचत डाकखाना और बैंक के माध्यम से। तीसरा हम करेंगे घर की सफाई और सजावट। चौथा गृह गणित, दशमलव जोड़ना घटाना गुणा तथा भाग, रुपया पैसा किलोग्राम ग्राम मीटर सेंटीमीटर के संदर्भ में, प्रतिशत लाभ हानि तथा साधारण बजट पर सरल गणनाएं। ये सारे ही हमारे जो टॉपिक है, ये हम किसके अंतर्गत कवर करेंगे फ्रेंड्स? गृह प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट के अंतर्गत करेंगे। दूसरा हमारा जो ब्रांच है स्वास्थ्य रक्षा, उसमें देखेंगे जल के स्रोत और उपयोग, घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, पर्यावरण और उसका जनजीवन पर प्रभाव, अपशिष्ट कचरा प्रबंधन। पांचवा देखें कुछ सामान्य रोगों के कारण और उनकी रोकथाम, जैसे चेचक, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, पीत ज्वार एक्सेट्रा। आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये सारा हम किस में करेंगे? हमारा इकाई 2 यानी कि स्वास्थ्य रक्षा में कवर करेंगे। इकाई 3 है वस्त्र और सूत विज्ञान। हम देखेंगे वस्त्र और सूत विज्ञान में हम क्या क्या देखेंगे? सिलाई किट, बेबी फ्रॉक या कुर्ता पायजामा या पेटीकोट उपलब्धि के अनुसार, हाथ की सिलाई अथवा मशीन की सिलाई द्वारा। दूसरा देखेंगे कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव, धोने की विधियां और इस्त्री करना। ये सारे ही आपको टॉपिक हम किसमें कवर करेंगे? हमारे इकाई 3 यानी कि वस्त्र और सूत विज्ञान में। चौथा है हमारा भोजन तथा पोषण विज्ञान, जिसमें हम रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई, भोजन पकाने और परोसने की आधारित विधियां, तत्वों की सुरक्षा का ध्यान रखना, निम्न रोगों के रोगियों का भोजन, रोग की अवधि में और स्वास्थ्य लाभ के समय का भोजन, यानी कि स्वास्थ्य लाभ के समय का भोजन, तीव्र ज्वर और दीर्घ अस्थायी ज्वर, अतिसार, पेचिश, गैस, मतलब इन सभी को हम किसमें कवर करेंगे? हमारे इकाई 4th में।
चौथा है हमारा, पांचवा है हमारा प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या देखेंगे, जो कि हमारा हमने क्लास 9th में लास्ट था हमारा, उसके बारे में हमने देखा था। इसमें हम देखेंगे मानव अस्थि संस्थान तथा संधियां, हड्डियों की टूट और मोच, श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया, घायल स्थानांतरण, हस्त आसन द्वारा रोगी को स्पंज कराना, गर्म सेक, भाप भपारा लेना, बर्फी की टोपी का प्रयोग, नाड़ी, श्वास गति और ताप का चार्ट बनाना। ये सब हम किसके अंतर्गत देखेंगे, हमारा जो इकाई 5 यानी कि प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या के अंतर्गत देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे ही टॉपिक हम जो है क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं हमारी क्लास 10th की बुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको एक बार पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि आप इस पूरी बुक में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये देखिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको भी पता रहे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें है। ये देखिए ये हम पूरा कवर करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा अध्याय 1 यानी कि शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट बनाना का प्रदर्शन हम इसमें देखेंगे। ये ही हमारा पहला अध्याय है, किसमें, गृह प्रबंधन में। तो देख लेते हैं, यानी कि शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट बनाना का प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ सैंपल बजट बाय द टीचर, इसके बारे में हम देखते हैं। और इस पूरे अध्याय में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे, पारिवारिक बजट के उद्देश्य क्या है, पारिवारिक बजट से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, पारिवारिक बजट की मुख्य मदें, पारिवारिक बजट के मुख्य प्रकार, पारिवारिक बजट बनाने के महत्व, लाभ, उपयोगिता, पारिवारिक बजट बनाने में सहायक सिद्धांत, पारिवारिक बजट के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधाएं, कठिनाइयां, एंजिल का व्यय संबंधी सिद्धांत, एंजिल के पारिवारिक बजट संबंधी नियम की आलोचना, मितव्ययिता के नियम। तो ये सारे ही टॉपिक हम किसमें कवर करेंगे, हमारे इस अध्याय में, यानी कि शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन में हम ये सारे ही टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सामान्यतः प्रत्येक परिवार की एक निश्चित आय होती है, जबकि परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। अतः निश्चित आय में परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि आय व्यय का नियोजन किया जाए तथा आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। आय व्यय के नियोजन के लिखित रूप को ही बजट कहते हैं। यदि गृहिणी पहले से ही व्यय की योजना न बनाए तो संभवतः अनावश्यक कार्यों पर अधिक व्यय होगा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनराशि अल्प मात्रा में शेष रह जाएगी। अतः पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर व्यय की योजना पहले ही बना लेना चाहिए। आय व्यय आपको पता है ना, यानी कि जितनी हमारी आमदनी है वो हमारा आय है और जितना हम खर्च करते हैं वही हमारा व्यय है। तो अब देखते हैं पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं। पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पारिवारिक आय व्यय का संतुलन बनाए रखने हेतु सामान्यतः मासिक बजट बनाया जाता है। किसी निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय का सही नियोजन पारिवारिक बजट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय का सही नियोजन ही क्या कहलाता है, पारिवारिक बजट कहलाता है। अर्थात बजट बनाने से पहले आय का पूर्वानुमान होना आवश्यक है। परिभाषा देख लेते हैं। क्रेग एवं रस के अनुसार, जो क्रेग एवं रस है वो क्या कहते हैं, पारिवारिक बजट भूतकाल के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। क्रेग एवं रस क्या कहते हैं कि पारिवारिक बजट जो होता है भूतकाल के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा होता है। पारिवारिक बजट के उद्देश्य देख लेते हैं। पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य गृह प्रबंधन को सफल बनाना तथा परिवार की आय के अनुसार व्यय का नियोजन करना है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक बजट के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से देखते हैं। नंबर 1 है परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली संपूर्ण आय का विवरण प्राप्त करना। नंबर 2 परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं तथा उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय की जानकारी प्राप्त करना। नंबर 3 आवश्यकताओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आय का उचित उपयोग करना। नंबर 4 है परिवार में होने वाले अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना जिससे भविष्य के लिए बचत की जा सके। नंबर 5 परिवार में होने वाले विभिन्न व्ययों की
मतें ज्ञात करना जिससे उनका नियोजन किया जा सके। नंबर 6, परिवार की सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना तथा उसमें सुधार के उपाय करना। और नंबर 7 है परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने के उपाय ढूंढना। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, पारिवारिक बजट के उद्देश्य। आई होप आपको पारिवारिक बजट का अर्थ एवं उसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी, पारिवारिक बजट के उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पारिवारिक बजट से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। नंबर 1 है पारिवारिक सदस्यों के विषय में जानकारी। किसी भी परिवार के बजट के प्रारूप से उस परिवार के सदस्यों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष व कितनी महिलाएं हैं तथा उनकी आयु आदि। नंबर 2, पारिवारिक बजट की अवधि। पारिवारिक बजट में बजट की अवधि का स्पष्ट अंकन होता है कि यह कितने समय के लिए बनाया गया है। यह अवधि एक दिन, सप्ताह, माह अथवा एक वर्ष की भी हो सकती है। बजट की इस सूचना से परिवार की आर्थिक स्थिति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट कहता है परिवार की कुल आय। किसी परिवार के पारिवारिक बजट से उस परिवार की कुल आय का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि बजट में आय के संपूर्ण स्रोतों की जानकारी का उल्लेख होता है। इससे परिवार के रहन सहन तथा अन्य पक्षों की भी जानकारी प्राप्त हो जाती। चौथा है परिवार का समस्त व्यय। पारिवारिक बजट के माध्यम से यह जानना आसान होता है कि संबंधित परिवार निर्धारित अवधि में अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुल कितना व्यय करता है। इसके अतिरिक्त परिवार किन किन मदों में और कितना व्यय करता है, साथ ही साथ उनकी प्राथमिकता किन वस्तुओं में अधिक है, जैसे शिक्षा में कितना व्यय करते हैं तथा भोजन, वस्त्र, आभूषण एवं मनोरंजन के क्षेत्र में कितना व्यय करते हैं। पांचवा पॉइंट है बचत। परिवार द्वारा बनाए गए बजट के अनुसार आय व व्यय का उल्लेख स्पष्ट रूप से होता है, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि परिवार द्वारा व्यय के उपरांत कुछ बचत भी की गई है या नहीं। यदि पारिवारिक बजट में कुछ बचत का उल्लेख होता है तो वह आदर्श बजट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, हमारी जितनी आय है हम उसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार व्यय करते हैं, उसके बाद ही अगर हमारे पास कुछ बचता है तो ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं, आदर्श बजट कहते हैं। नंबर 6 है पारिवारिक आवश्यकताओं का विवरण। पारिवारिक बजट में विविध आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त होती है। मुख्यतः पारिवारिक बजट में उन सभी मदों का विवरण होता है जिन पर व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार अपनी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक व्यय करता है तथा किन किन आवश्यकताओं को गौण रखता है जिन्हें अभी पूर्ण किया जाना शेष है की जानकारी भी बजट में ही प्राप्त होती है। उपरोक्त पारिवारिक बजट के विवरण से केवल परिवार की आर्थिक स्थिति बल्कि उनके दृष्टिकोण का भी अनुमान लगाया जा सकता है तथा समाज में प्रचलित प्राथमिक प्रवृत्ति की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये देखिए पारिवारिक बजट की मुख्य मदें, जिसमें पारिवारिक बजट तैयार करने से पूर्व उन समस्त मतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है जिन पर सामान्य रूप से व्यय किया जाता है। अतः कुछ प्रमुख मदें आप देख लीजिए। नंबर 1 है आहार एवं संबंधी सामग्री की मदें। नंबर 2 है वस्त्र परिधान संबंधी, यानी कि आहार पे आप कितना व्यय करते हैं, जो आपका वस्त्र परिधान है उस पर संबंधी मदें। आवास संबंधी मदें। चौथा है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मदें। पांचवा है शिक्षा संबंधी मदें। छठा है व्यक्तिगत व्यय संबंधी मदें। और सातवें में आ जाता है वाहन तथा यातायात संबंधी मदें। ध्यान रखिएगा आहार एवं संबंधित सामग्री की मदें ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि इस पे तो इंसान को व्यय करना ही करना होता है। तो बोलते हैं ना हमारी मूल आवश्यकता क्या है, यानी कि हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता है वो क्या, रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये देख लीजिए, इसीलिए रोटी को फर्स्ट पे रखा गया, कपड़ा को सेकंड पे रखा गया और मकान पे, यानी कि जो जो आवश्यकता है वो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि पारिवारिक बजट की मुख्य मदें क्या हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए। आहार पे आपको व्यय करना चाहिए, वस्त्र है, फिर घर है, फिर उसके बाद ये सारी स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी 5वें नंबर पे आती है। व्यक्तिगत व्यय किस पे आता है, यानी कि आप अपना पर्सनल खर्च किससे करते हैं, उस पे 6 नंबर पे ये आता है। और 7वें नंबर पर आता है वाहन तथा यातायात संबंधी मदें। तो आपको इससे पता लग गया होगा कि कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं नंबर 1 आहार एवं संबंधी सामग्री की मदें, यानी कि जो जो इसमें आपको इसमें फिगर में दिखा है
उसको थोड़ा डिटेल में हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत आवश्यकता अनुसार विभिन्न खाद्य सामग्री दूध घी आदि को सम्मिलित किया जाता है। भोजन को तैयार करने की आवश्यक मदें भी इसी बजट के अंतर्गत आती हैं, जैसे गैस, कोयला, मिट्टी का तेल, लकड़ी आदि। इस मद में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। इसीलिए तो मैंने आपको बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको नंबर 1 पर रखा गया है। जैसे कटौती नहीं की जा सकती, परंतु सूझबूझ द्वारा सामग्री के चुनाव, खरीद एवं संरक्षण द्वारा किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा वस्त्र परिधान संबंधी मदें। इस प्रकार की मद के निर्धारण के अंतर्गत विशेष सूझबूझ एवं विवेक से काम लिया जाना आवश्यक है, क्योंकि इस मद पर अधिक से अधिक व्यय किया जा सकता है। इस मद के व्यय को घटा बढ़ा सकते हैं, अर्थात इस बजट को पारिवारिक आय के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। वस्त्रों की खरीद, वस्त्रों की सिलाई, मरम्मत तथा रखरखाव संबंधी व्ययों के अतिरिक्त घर में प्रयोग होने वाले तौलिए, चादर, सोफे, कवर, पर्दे, कंबल व रजाइयाँ इस मद के अंतर्गत आते हैं। किस मद के अंतर्गत? वस्त्र परिधान संबंधी मदों के अंतर्गत। तीसरा है आवास संबंधी मदें। इसके अंतर्गत उन समस्त व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो आवास या मकान संबंधी, जैसे मकान का किराया, मकान की मरम्मत व वार्षिक पुताई, पानी तथा बिजली पर होने वाला व्यय आदि। यदि मकान ऋण लेकर बनाया गया है तो मकान की किस्तें भी इसी मद के अंतर्गत आती हैं। नंबर 4 पे आता है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मदें। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। बजट में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मद को विशेष ध्यान में रखना चाहिए, जिससे छोटे छोटे रोगों के अतिरिक्त यदि परिवार में कोई समस्या लंबी अवधि के रोग का शिकार है तो उसकी चिकित्सा के लिए पर्याप्त धन संचित होना। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम आदि सामग्री भी इसी मद के अंतर्गत आती है। नंबर 5 पर है शिक्षा संबंधी मदें। बच्चों की शिक्षा संबंधित यह मद बजट की एक महत्वपूर्ण मद है। परिवार में बालकों की संख्या तथा उनके शैक्षिक स्तर की इस मद के व्यय पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। स्कूल की फीस, ट्यूशन तथा प्रशिक्षण आदि इसी मद के अंतर्गत आते हैं। किस मद के? शिक्षा संबंधी मद के अंतर्गत आते। अब नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत व्यय संबंधी मदें। समाज में रहते हुए व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए न चाहते हुए भी धन व्यय करना पड़ता है। ऑफिस स्टाफ को जन्मदिन की पार्टी देना, बच्चों को जेब खर्च देना, महिलाओं द्वारा घर की सजावट की वस्तुएं खरीदना आदि कार्यों पर जो व्यय होता है वह व्यक्तिगत व्यय है। इसके अतिरिक्त क्लबों में जाना, ब्यूटी पार्लर में जाना, सौंदर्य प्रसाधन आदि इसी मद के अंतर्गत आता है। पॉइंट 7 है वाहन तथा यातायात संबंधी मदें। बजट के अंतर्गत वाहन या यातायात संबंधी मदों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। वाहन किराए का हो तो उसका किराया, यदि स्वयं का हो तो वाहन की सर्विस व उसकी देखभाल इसी मद के अंतर्गत आती है। तो ये हमने सभी देख लिया किसके बारे में? पारिवारिक बजट की जो मुख्य मदें हैं उनके बारे में हमने देखा। ये ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि वस्त्र परिधान संबंधी मदें कौन से नंबर पर आती है, कौन से स्थान पर आती है, तो आप क्या बताएंगे? दूसरे स्थान पर आती है। इसीलिए आपको एक उसमें दिया गया है फॉर्मेट में कि आपको ये पता चले। और आपसे पूछ लिया गया है कि शिक्षा संबंधी मदें कौन से स्थान पर आती हैं, तो वो 5वें स्थान पर आती हैं। आहार संबंधी मदें, आहार एवं सामग्री संबंधी मदें किसके अंतर्गत आती हैं, तो वो पहले स्थान के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको हमने 7 मदों के बारे में जाना, तो इसमें हमने सबका देख लिया कि कौन से स्थान पर आता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है देख लेते हैं टॉपिक। उसके पहले ये देखिए कुछ क्वेश्चन है। आय व्यय का नियोजन क्यों आवश्यक है? दूसरा क्वेश्चन कहता है अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन 3 कहता है कौन सा बजट आदर्श बजट कहलाता है? हमने शुरू में ही पढ़ा था। और क्वेश्चन 4 कहता है आवासीय संबंधी मदों में किस प्रकार के व्यय आते हैं, जो कि हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहती हूँ इनका स्क्रीनशॉट ले करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, तभी तो फ्रेंड्स पता लगेगा कि नहीं ये सीरीज आपको समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है। इसीलिए बोलती हूँ वीडियो को एक बार देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता 2 बार 3 बार क्या करना है, चला के रख दीजिए, काम करते रहिए और एज ए स्टोरी की तरह आप इसको सुनते जाइए, है। तो ये आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, बुक भी नहीं उठानी पड़ेगी और आपके माइंड में चीज़ें डिटेल से, यानी कि हर एक पॉइंट डिटेल से आपके माइंड में फीड होता जाएगा। अब चलते हैं देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारिवारिक बजट के मुख्य प्रकार देख लेते हैं।
तो पारिवारिक बजट में मुख्य रूप से आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पारिवारिक बजट के निर्माण में मुख्यतः 3 तत्वों पारिवारिक आय, पारिवारिक व्यय तथा पारिवारिक बचत को ध्यान में रखा जाता है। तो पारिवारिक बजट देख लेते हैं। नंबर 1 संतुलित बजट, नंबर 2 घाटे का बजट, नंबर 3 बचत का बजट है। तो अब देख लेते हैं इन सभी बजट के बारे में। तो संतुलित बजट से अभिप्राय ऐसे बजट से है जिसमें अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय बिल्कुल समान होता है। इस व्यवस्था में परिवार की सभी आवश्यकताएं बिना किसी बाहरी सहायता यानी कर्ज के पूरी होती हैं। इसी को तो संतुलित बजट कहते हैं। इस प्रकार के बजट में आकस्मिक और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता, जिस कारण कभी कभी भविष्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए इसे काम चलाऊ बजट कहा जाता है, यानी कि हम जितना हमारे पास जितनी हमारी आय है उतना हम व्यय कर देते हैं, हमारे पास कुछ बचता नहीं, बस हमारा काम चलता रहता है। इसीलिए इसे संतुलित बजट कहते हैं कि हाँ, संतुलन में सब चल रहा है, अचानक कोई कार्य आ गया तो हम जो है उसके लिए तैयार नहीं रहते, इसीलिए इसे काम चलाऊ बजट भी कहा जाता है। अतः पारिवारिक भविष्य असुरक्षित रहने के कारण यह बजट उत्तम नहीं माना जाता। तो आई होप संतुलित बजट आपको पता चल गया। और घाटे का बजट देखते हैं। घाटे के बजट से तात्पर्य उस बजट से है जिसमें अनुमानित आय कम व प्रस्तावित व्यय अधिक हो। जैसे किसी परिवार की आय 20,000 रुपये है, कितनी है, 20,000 रुपये है, परंतु उसके बजट के अनुसार रुपये 22,000 के व्यय का अनुमान, यानी कि कोई परिवार है उसकी आमदनी कितनी है 20,000 और खर्चा कितना है 22,000 है। तो उसका अनुमान है कि 20,000 तो उसने सैलरी पाई है, लेकिन खर्च कितना करना है 22,000। इस प्रकार की आय से अधिक व्यय होने पर परिवार को 2,000 के घाटे का सामना करना पड़ेगा। अतः इस प्रकार के बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। सीधी सी बात है, अगर हम 20,000 रुपये महीने की सैलरी पा रहे हैं और हमारा खर्च होने वाला 22 और 24,000 रुपये, तो वो हमारा घाटे का ही बजट है ना। उसमें हम ना तो ढंग से खा पाएंगे, ना कुछ बचा पाएंगे, कर्ज अलग से ले लेंगे। तो इसीलिए इसको घाटे का बजट कहा जाता है। खर्चों को पूरा करने के लिए प्रायः व्यक्ति को उधार लेना पड़ता है या पूर्व संचित धन का उपयोग किया जाता है। यदि पारिवारिक बजट घाटे का है तो इस प्रकार का बजट बनाना अच्छा नहीं माना जाता। यदि किसी परिवार में घाटे की स्थिति लंबे समय तक चलती रहती है तो वह परिवार आर्थिक रूप से संकट में आ जाता है। किसी भी गृहिणी द्वारा इस प्रकार का बजट तैयार नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा देखते हैं आप बचत का बजट। बचत के बजट से तात्पर्य उस बजट से है जिसमें अनुमानित आय अधिक व प्रस्तावित व्यय कम होता है। अर्थात इस बजट में पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान इस प्रकार से किया जाता है कि वह प्रत्येक स्थिति में पारिवारिक आय से कम ही रहता है। इस प्रकार का बजट भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिसमें परिवार को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। अतः यह बजट सबसे अच्छा व सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए विवेकशील गृहिणियों द्वारा इस प्रकार का बजट तैयार किया जाता है। किस प्रकार का? बचत का बजट। अब नेक्स्ट है हमारा पारिवारिक बजट बनाने के महत्व, लाभ एवं उपयोगिता। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जिसको हम करेंगे फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा वो आपके समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे आपके। और ये जो हम क्लास 10th हमने स्टार्ट किया, मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज़ इसको ध्यान से करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए फ्रेंड्स। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए, ताकि आप भी हमारे इस सीरीज के साथ जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।